ज़ोंबी सर्वनाश ने 80% मानवता को मिटा दिया, लेकिन जब बाकी सभी अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे, मुझे एक ऐसा सिस्टम मिला जो मुझे खूबसूरत महिलाओं को बचाने के लिए पुरस्कृत करता है। वे जितनी सुंदर होंगी, मैं उतना ही मजबूत बनूंगा। और जिस स्कूल की सुंदरी से मैंने कभी इकरार किया था, वो अपने घुटनों पर है, मुझसे उसे बचाने की भीख मांग रही है। लेकिन इस बार वो मेरी पालतू बनने की पेशकश कर रही है। सर्वनाश बिना किसी चेतावनी के। दुनिया के 80% लोग एक ही दिन में ज़ोंबी में बदल गए, और मैं अपने अपार्टमेंट परिसर के बाहर एक लड़की की चीख सुन रहा था। जांगचांग विश्वविद्यालय की कैंपस सुंदरी की युयान अपनी जेके वर्दी और सफ़ेद मोजे में ज़मीन पर थी। उसका एक पैर सीवर कवर के एक गैप में फंसा हुआ था। उसके सामने कुछ मीटर की दूरी नीले खून से लथपथ एक लाश पड़ी थी। उसके बगल में एक लोहे की छड़ थी। उसके प्रेमी कामल ली यांग ने उसे बचाने के लिए अभी माइनस अभी ज़ॉम्बी को मार डाला था, लेकिन उसके हाथ पे काटने का घाव उसे पहले से ही बदल रहा था। उसकी आंखें लाल हो रही थीं। उसके मुंह से नीला खून रिस रहा था। पागलों की तरह हंसने लगा और बार माइनस बार वही शब्द दोहरा रहा था, मेरे साथ दफन हो, मेरे साथ दफन हो जाओ। युआन ने उसे पीछे रहने के लिए चिल्लाया, लेकिन ली यांग ने उसके मुंह को चौड़ा करके उस पर हमला किया, जिससे खून बह रहा था। मैं उसी पल उसके पीछे आ गया। एक जोरदार लात ने उसे उससे दूर कर दिया। मैंने जमीन से लोहे की छड़ उठाई और उसके सिर पर तब तक घुमाया जब तक उसकी खोपड़ी पूरी तरह से कुचल नहीं गई। उसके शरीर की जांच करने और ये पुष्टि करने के बाद कि वो मर चुका है, मैंने आखिरकार सांस ली। फिर मैंने मुड़कर उस लड़की को देखा जो दीवार में फंसी हुई थी। वही लड़की जिसने पूरे स्कूल के सामने मुझे अपमानित किया था जब मैंने उसे अपमानित किया था। जब उसने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे मैं उसका उद्धार करता हूँ, रो रही थी और मुझसे उसे बाहर निकालने के लिए भीख मांग रही। लेकिन जिस तरह से मुझसे बात कर रही थी, मुझे आदेश दे रही थी जैसे मैं उसका नौकर हूँ, उससे मेरा खून खौल उठा। मैंने उससे कहा कि मैं लियोंग की तरह दिमागी रूप से कमज़ोर नहीं हूँ। वो सिर्फ इसलिए मुझ पर हुक्म नहीं चलाएगी क्योंकि वो सुंदर है। मैंने अपनी पीठ घुमाई और अपनी इमारत की ओर चलने लगा। मेरे पीछे युआन ने धमाके की आवाज़ सुनी। लोहे के गेट के बाहर एक ज़ॉम्बी सलाखों पर मुक्के मार रहा था और उसे ऐसे घूर रहा था जैसे वो कोई खाना हो। जैसे उसका चेहरा आधा सड़ चुका था, उसकी हड्डियां त्वचा से बाहर दिख रही थी और उसके मुंह से खून टपक रहा था। वो चिल्लाई और ज़मीन पर पंजे मारते हुए खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन हिल नहीं पाई। मेरे पीछे चिल्लाते हुए उसकी आवाज़ फट गई। उसने कहा कि अगर मैंने उसे बचा लिया तो वो मेरी गर्लफ्रेंड होगी। नहीं, वो मेरी छोटी कुतिया होगी। वो मेरी हर बात मानेगी। मैं जो भी कहूँगा वो करेगी। वो हर बात का पक्का वादा करती। मैं अब भी उसे बचाना नहीं चाहता था, लेकिन तभी मेरे दिमाग में एक आवाज़ गूंजी। सिस्टम ने मुझे बताया कि प्रलय आ गई है। दुनिया के 80% लोग संक्रमित हो चुके थे, और कई बच्चे, कई आशीर्वाद नाम की एक चीज़ अब मुझ पे हावी हो रही थी। नियम बहुत आसान थे। खूबसूरत महिलाओं को बचाओ, उनका विकास करो और इनाम पाओ। जितने ज़्यादा बच्चे उतने ज़्यादा ताकतवर। एक नए व्यक्ति के लिए गिफ्ट पैक तुरंत गिरा। ज़ॉम्बी वायरस से लड़ने की क्षमता, 10 शारीरिक शक्ति बढ़ाने वाले सीरम, 1 क्यूबिक मीटर स्टोरेज स्पेस और 10 सिस्टम पॉइंट। मैंने चलना बंद कर दिया। मैं मुड़ा युआन के पास गया, लोहे की रॉड को सीवर ग्रेट में फंसाया, उसे खोला और सावधानी से उसके पैर को बाहर निकाला। वो मुश्किल से खड़ी हो पा रही थी, इसलिए मैंने उसे उठाया और तीसरी मंजिल पर उसके अपार्टमेंट की ओर ले गया। उसका बेडरूम चेरी ब्लॉसम गुलाबी रंग से रंगा हुआ था। बिस्तर पर हर जगह भरवां जानवर थे। आड़ू की हल्की गंध आ रही थी। मैंने उसे गुलाबी चादर पर बैठाया और शांत रहने की कोशिश की। हालांकि ये पहली बार था जब मैं किसी लड़की के कमरे में गया था। मैं उसके बाथरूम में घुस गया और सिस्टम से फुसफुसाया। मेरे दिमाग में हर नियम दिखाने वाला एक पैनल दिखाई दिया। पार्टनर को एक स्केल पर रेट किया गया था और ऊंची रेटिंग का मतलब था बड़ा इनाम। 90 से ऊपर कुछ भी 5 गुना बोनस को ट्रिगर करता था और उससे अधिक हर पॉइंट के लिए एक अतिरिक्त गुणक होता था। मैं युआन के पास वापस गया और सिस्टम ने तुरंत उसे स्कैन किया। अनबे रेटिंग 6 गुणा बड़े गुणक। युआन के साथ सिस्टम मिशन पूरा करने के बाद इनाम मुझ पर ट्रक की तरह टूट पड़े। 100 सिस्टम पॉइंट, 6 शारीरिक वृद्धि सीरम, एक हथियार जिसे स्टार ब्लेड कहा जाता है, तारों की रोशनी से बना है और इसे एक टियर 1 फायर एबिलिटी के रूप में वो वर्णित किया गया, जिससे मैं किसी भी लपटों को नियंत्रित कर सकता हूं और उसका उपयोग कर सकता हूं। और उसका उपयोग जैसे ही ये सक्रिय हुआ, मैं अपने शरीर में गर्माहट महसूस कर सकता था। लेकिन अगर हम भूखे रहते तो इनाम का कोई मतलब नहीं था। अब असली मुद्रा भोजन और पानी थी। मैंने युआन को तैयार रहने के लिए कहा क्योंकि हम खोजबीन करने जा रहे थे। उसके पैर इतनी बुरी तरह कांप रहे थे कि वो मुश्किल से चल पा रही थी। इसलिए मैंने उसे एक शारीरिक वृद्धि सीरम दिया। ये सफ़ेद चॉकलेट के एक सिक्के के आकार के टुकड़े जैसा दिख रहा था। उसने इसे खाया और कुछ ही सेकंड में उसके पूरे शरीर में ऊर्जा भर गई। कमजोरी पूरी तरह से गायब हुई। हम पहले लिंग के अपार्टमेंट पर पहुंचे। उसका फ्रिज स्नैक्स और ड्रिंक से भरा हुआ था। मेरे हाथ के एक झटके में हर एक चीज़ मेरे स्टोरेज स्पेस में गायब हो गई।
युआन ने अपने मुंह को लटकाए हुए फ्रिज से खाना गायब होते देखा। मैंने उससे कहा कि मैं नियति का बच्चा हूं और ये मेरी जागृत महाशक्ति है। उसने मुझे ऐसे देखा जैसे मेरा दूसरा सिर उगाया हो। लेकिन लाशों के सड़कों पर घूमने और उसके मृत प्रेमी के नीले खून के फुटपाथ पर सूखने के बावजूद उसने बहस नहीं की। हम इमारत के हर अपार्टमेंट को साफ किया, दरवाजे तोड़ दिए और खाने माइनस पीने की हर चीज़ को मेरी अदृश्य इन्वेंट्री में भर दिया। जब तक हमने काम पूरा किया मेरे पास पूरे हफ्ते के लिए पर्याप्त सामान था। मैंने अपने पीछे का गेट बंद कर दिया, युवान को उसके अपार्टमेंट में वापस ले आया और उसके सोफे पर बैठ गया। 4 ब्लेड मेरे स्टोरेज स्पेस में था। जब भी मैं चाहता था मेरी उंगलियों पर आग जल जाती थी और सिस्टम पहले से ही आगे क्या होने वाला है। अगली सुबह मैं चौथी मंजिल पर अपार्टमेंट की जांच करने गया। मैंने दरवाज़ा खटखटाया और पूछा कि क्या कोई घर पर है। कोई जवाब नहीं, बस अंदर से धीमे कदमों की आहट आ रही थी। कुछ गड़बड़ थी। ऐसा लग रहा था कि मैंने अपने स्टोरेज स्पेस से स्टारब्लेड को खींच लिया और उसे कसकर पकड़ लिया। 1 सेकंड बाद 2 पीले विशालकाय हाथ सीधे दरवाजे से घुसे और उस हवा को पकड़ लिया जहां मेरा चेहरा था। मैं पहले ही पीछे हट चुका था। बिना किसी हिचकिचाहट के मैंने ब्लेड को नीचे फेंका और एक हाथ को चीर दिया। वो फर्श पर गिर गया, उसके शरीर से नीला खून बह रहा था। कमरे के अंदर से एक भयानक दहाड़ सुनाई दी। फिर दरवाज़ा खुला और ज़ॉम्बी बाहर आ गया। उसका आधा चेहरा हड्डी से लटका हुआ था, उसके शरीर से चिपचिपा सड़ा हुआ मांस लटक रहा था। मैंने दोनों हाथों से स्टारब्लेड को पकड़ा और एक जोरदार क्षैतिज वार किया। ब्लेड ने उसकी गर्दन को कागज की तरह काट दिया। सिर शरीर से अलग हो गया और ज़ॉम्बी ज़मीन पर गिर गया। प्लेट पर खून की एक भी बूंद नहीं लगी। मैंने लाश की जांच की, उम्मीद थी कि उसके सीने के अंदर ज़ॉम्बी क्रिस्टल कोर होगा। मैंने कुछ नहीं खाया, निराशाजनक, लेकिन फिर भी मैंने अपार्टमेंट के फ्रिज को लूट लिया और आगे बढ़ गया। दिन के अंत तक मैंने इमारत की हर इकाई को साफ कर दिया था। युआन और मेरे लिए पूरे 1 हफ्ते तक चलने के लिए पर्याप्त भोजन और पानी। उस रात मैं लिविंग रूम में अकेला बैठा था जबकि युआन अपने बेडरूम में सो रहा था। मैंने सिस्टम को फ़ोन किया और अपना स्टेट पैनल खोला। मेरे 3 मुख्य गुण C++ पर थे, औसत से थोड़ा ऊपर। अपग्रेड की लागत ने मुझे पीछे से घूर कर देखा। बी रैंक तक पहुंचने के लिए प्रत्येक को 5 सिस्टम पॉइंट, B+ तक पहुंचने के लिए प्रत्येक को 25। उसके बाद से नंबर और खराब होते गए। मैंने सिस्टम को सब कुछ अपग्रेड करने को कहा। ताकत, घनायन गति और शरीर की कठोरता सभी B पर चढ़ गए, फिर B+ पर। ऐसे ही 75 पॉइंट चले गए। मैंने अपने सामने रखी कांच की कॉफी टेबल पर जोर से वार किया और पूरी सतह पर क्रैक शॉट मार दिया। मेरे नंगे हाथ से टेम्पर्ड ग्लास लगभग चकनाचूर हो गया। पॉइंट इसके लायक थे। जैसे मैंने अपनी फायर एबिलिटी को स्टेज 2 पर अपग्रेड किया, जिससे मुझे पतली हवा से आग के गोले बनाने और जहां चाहूं वहां छोड़ने की शक्ति मिल गई। 20 पॉइंट। फिर मैंने अपने स्टोरेज स्पेस को 6 मीटर तक बढ़ाने के लिए 10 और पॉइंट लगाए। 190 सिस्टम पॉइंट में से मैं 70 पे आ गया था। ये चुभ था, लेकिन मैं अब उस आदमी से बिल्कुल अलग था जो 3 दिन पहले लोहे की छड़ घुमा रहा था। मैं युआन को खोजने गया और उससे कहा कि मैं उसे फिर से गाते हुए सुनना चाहता हूँ। वो शर्मा गई और बोली कि वो उस दिन 2 बार गा चुकी थी और बहुत थक गई थी। मैंने उससे कहा कि उसकी आवाज़ बहुत मधुर है और इससे मुझे आराम मिलता है। वो हमेशा की तरह मान गई। पूरे 3 दिन ऐसे ही बीत गए। चौथे दिन की सुबह युआन बिस्तर पर गिरी हुई थी, पूरी तरह से थक चुकी थी। मैं उसके बालों से खेल रही थी जब सिस्टम ने मेरे दिमाग में घंटी बजाई। जी, युआन ने सफलतापूर्वक गर्भधारण कर लिया था। मिशन पूरा हो गया था। इनाम अविश्वसनीय थे। 6 गुणा गुणक के बाद 1800 सिस्टम पॉइंट, 6 शारीरिक वृद्धि सीरम, 6 शारीरिक वृद्धि सीरम, एक आत्म माइनस ओम माइनस उपचार क्षमता जिसने मेरी ठीक होने की गति को 10 गुना बढ़ा दिया। एक ज़ोंबी निगरानी फंक्शन जो 50 मीटर के दायरे में ज़ोंबी ऊर्जा का पता लगा सकता था और रैपिड रिकवरी। सीरम की एक छोटी बोतल जिसका हर मिलीलीटर मेरे शरीर पर हर चोट को तुरंत ठीक कर सकता था। मैं वहाँ जमी हुई बैठी थी और मेरा मुंह ओ के आकार का हो गया था। इंगमा ये समझ नहीं पा रही थी कि मुझे अभी कितना कुछ मिला है। मुझे पता था कि आगे क्या होने वाला। युआन अब गर्भवती थी, जिसका मतलब था कि कम से कम 9 महीनों तक उसकी ओर से कोई नया इनाम नहीं मिलेगा। अगर मुझे और मजबूत होना था तो मुझे नए लक्ष्य खोजने थे। मैंने उससे कहा कि हम बाहर जा रहे हैं क्योंकि घर में छिपना कोई दीर्घकालिक योजना नहीं थी। अब वो डरी हुई लग रही थी और उसने पूछा कि क्या मैं उसे छोड़ दूंगा, और मैं उससे कहा कि वो मेरी पत्नी है और मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। मैंने उसके हाथ पर रिकवरी सीरम की 1 मिली बूंदें डाली और देखा कि ये तुरंत उसकी त्वचा में समा गया। उसके शरीर से थकान का नामो निशान गायब हो गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ हो सकता है। हमने खाना खाया, पैकअप किया और मैंने पहली बार ज़ॉम्बी मॉनिटरिंग फंक्शन को एक्टिवेट किया। सिस्टम ने मुझे एक साफ नक्शा दिखाया। 50 मीटर के दायरे में कोई ज़ॉम्बी गतिविधि नहीं थी। अजीब बात है, मुझे अच्छी तरह याद है कि जिस दिन मैंने युआन को बचाया था उस दिन एक ज़ॉम्बी लोहे के गेट पर दस्तक दे रहा था। वो कहाँ गया? हम बाहर निकले और तुरंत ही बदबू आ गई।
सामने के गेट के पास 2 सड़ती हुई लाशें पड़ी थीं, जिनमें कीड़े रेंग रहे थे। एक ली यांग थी। युआन ने गला घोंट लिया और दूर हो गया। मैंने अपना दाहिना हाथ उठाया और मेरी हथेली में आग की लपटें दिखाई दी। एक लापरवाही से लहराते हुए मैंने उसे 2 धारियों में बांट दिया, जो दोनों शरीरों पर उड़ गईं। उनमें तुरंत आग लग गई और कुछ ही मिनटों में वे जलकर राख हो गए। बदबू आखिरकार कम होने लगी। युआन ने मेरी आंखों में प्रशंसा भरी नजरों से देखा और कहा, मैं अद्भुत नो डेनिमा। मैंने उससे कहा कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, शायद दुनिया में सबसे अच्छा। उसने पूछा कि क्या वो भी कभी कोई शक्ति जगा सकती है। मैंने उसके सिर को सहलाया और कहा कि चिंता न करे, क्योंकि जब तक मैं उसके साथ हूं उसे कभी इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। हम करीब 500 मीटर दूर एक छोटे से स्टोर की ओर बढ़े। पूरी यात्रा में सन्नाटा था। सड़कों पर कोई लाश नहीं थी, रडार पे कोई लाश नहीं थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था। 200 या 300 लोगों के पड़ोस में कम से कम 80% लोगों को मुड़ जाना चाहिए था। वे सब कहाँ चले गए? फिर सिस्टम ने बीप की। मेरे दाहिनी और 50 मीटर की पर कई लाशें देखी गईं। वे सभी एक जगह इकट्ठा हो गए। मैंने नक्शा देखा और मेरा पेट खराब हो गया। स्टोर के ठीक ऊपर लाल बिंदु बने हुए थे और अंदर से सन्नाटे को चीरते हुए एक महिला मदद के लिए चिल्लाती हुई आई। मैंने युआन को दीवार के पीछे छिपे रहने को कहा। फिर मैंने अपने स्टोरेज स्पेस से स्टारब्लेड निकाला और सीधे स्टोर की तरफ चला गया। जैसे ही मैं बाहर निकला, खेल के मैदान में मौजूद सभी 6 ज़ॉम्बी ने एक साथ अपना सिर घुमाया और मुझ पर नजर रखी। उनकी आंखें चमक उठीं, जैसे उन्होंने अभी मैंने सभी खाने का खाना दिया। वे एक झुंड में एक साथ हमला कर रहे थे। मैं ब्लेड को अपने कंधे पर रखकर स्थिर गति से उनकी तरफ बढ़ा। पहला ज़ॉम्बी मेरे पास आया और मैंने उसकी पकड़ से बचते हुए स्टारब्लेड को एक साफ चाप में घुमाया और उसका सिर काट दिया। दूसरा ज़ॉम्बी झपटार में उसकी बाहों के नीचे से होकर गुजरा। ब्लेड को उसकी गर्दन से ऊपर की तरफ घुमाया। मैं एक भूत की तरह समूह के बीच से गुजरा और एक के बाद एक उन्हें काटता रहा। उनमें से एक भी मेरे इतने करीब नहीं आया कि मुझे छू सके। 1 मिनट से भी कम समय में सभी 6 ज़ॉम्बी जमीन पर सिरविहीन पड़े थे और मेरा ब्लेड अभी भी पूरी तरह से साफ था। जिस स्टोर के अंदर 2 आदमी खिड़की की दरार से देख रहे थे। उनमें से एक लुयू सदमे से लगभग गिर गया। दूसरे अवे ने अपना चेहरा कांच से सटा लिया और बार माइनस बार दोहरा रहा था कि उसने जो देखा वो असंभव था। तभी स्टोर का दरवाज़ा खुला और एक महिला बाहर निकली। उसने गहरे नीले रंग की पतली पैंट पहनी हुई थी, जिसके बाजुओं पर क्रीम सफ़ेद रंग की आस्तीनें थीं और पैरों में और लाल रंग की ऊंची एड़ियां थीं और पैरों में काले। उसका नाम लीशिया था। वो युआन से भी ज़्यादा खूबसूरत थी और वो ऐसे पेश आ रही थी जैसे उसे ज़िंदगी में कभी किसी ने ना नहीं कहा हो। जैसे ही उसने युआन को मेरे पीछे दौड़ते देखा, उसके चेहरे पर बर्फ सी जम गई। उसने जानना चाहा कि उसका भाई लियांग कहाँ है। युयान ने बोलने की कोशिश की, लेकिन बोल नहीं पाई। लियांग एक ज़ॉम्बी में बदल गया और मैंने उसे मार डाला। शिया को यकीन नहीं हुआ। वो चिल्लाई कि हम दोनों ने मिलकर उसे मारा होगा। फिर वो बेकाबू हो गई और हम पर हमला कर दिया। उसने युयान को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन मैंने उसकी कलाई पकड़ ली। उसने फिर कोशिश की और इस बार मैंने पहले उसे थप्पड़ मारा। आवाज़ हवा में गूंज उठी। वो लड़खड़ाकर पीछे हटी, अपने गाल पकड़े हुए। उसकी आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। उसने कहा कि उसके पिता ने भी उसे कभी नहीं मारा। उसने मुझे अपने बड़े भाई ली का नाम लेकर धमकाया। उसने कहा कि वो एक ऐसा व्यक्ति है जो मुझे दया की भीख मांगने पर मजबूर कर देगा। मैंने अपने स्टोरेज से स्टार प्लेट निकाला और उसे उसकी तरफ बढ़ाया और कदम दर कदम आगे बढ़ता गया। मैंने उससे कहा कि मुझे परवाह नहीं कि उसका भाई कौन है। अगर वो आया, मैं उसे भी मार डालूंगा। उसके चेहरे से आत्मविश्वास गायब हो गया। जब ब्लेड उसकी गर्दन से एक बाल भी दूर रह गया तो उसके पैर लड़खड़ा गए और वो घुटनों के बल बैठ गई। उसने मेरी पैंट की टांग पकड़ ली और मुझसे विनती करने लगी कि मैं उसे न मारूं। उसने कहा कि वो कुछ भी करेगी। मैंने उसे 2 विकल्प दिए, मेरी पत्नी बन जाओ और मेरी पूरी आज्ञा मानो, या नर्क जाओ। वो कुछ देर वहीं घुटनों के बल बैठी रोती रही। फिर धीमी और टूटी हुई आवाज में उसने कहा कि वो जीना चाहती है। मैंने उसे खड़े होने को कहा। जब ये सब हो रहा था, मैंने पूरे स्टोर को छान मारा। हर डिब्बा, हर बॉटल, हर नाश्ता मेरे स्टोरेज में चला गया। वो पूरी तरह से भर गया, पूरे 1 महीने के लिए पर्याप्त खाना। जब मैं वापस बाहर आया तो शिया अभी भी वहीं खड़ी थी जहां मैंने उसे छोड़ा था। उसके चेहरे पर आंसू सूख रहे थे। मैंने उसे मेरे पीछे आने को कहा और चेतावनी दी कि अगर उसने भागने की कोशिश की तो उसे पता है कि क्या होगा। उसने बिना कुछ बोले सिर हिलाया। हम तीनों आधे घंटे तक उस इलाके में घूमते रहे और लाशें ढूंढते रहे, लेकिन कुछ नहीं मिला। फिर हमारे पीछे 5 मीटर की दूरी पर एक चीनी मिट्टी का फूलदान टूटकर जमीन पर गिरा। मैंने ऊपर देखा तो पास की एक इमारत की 5वीं मंजिल पर एक पीला चेहरा खिड़की से बाहर झांका। नौकरानी की वर्दी पहने एक जवान लड़की मदद के लिए पुकार रही थी। उसकी आवाज़ इतनी कमजोर थी कि मुश्किल से सुनाई दे रही थी। उसने कहा कि उसने लगभग 3 दिनों से कुछ नहीं खाया है और उसके दरवाजे पर एक लाश पहरा दे रही है। मेरे रडार पर कुछ नहीं दिखा। उस इमारत में कहीं भी लाश की कोई गतिविधि नहीं थी। कुछ गड़बड़ थी।
मैंने लड़कियों को इंतजार करने को कहा और स्टार ब्लेड तैयार करके अंदर चला गया। चौथी मंजिल पर मैंने 1-1 करके दरवाजे खोले और हर अपार्टमेंट को साफ किया। 3 खाली थे। चौथे ने मेरी दस्तक का जवाब नहीं दिया। मुझे अंदर से एक धीमी सी फुसहाट सुनाई दी। कोई ये कहते बुलबुला रहा था कि उसे खाया नहीं जाना चाहिए। मैंने लाश की दहाड़ की नकल की और पूरी ताकत से दरवाजा खटखटाया। अंदर मौजूद आदमी पूरी तरह से पागल हो गया था। चिल्ला रहा था कि वो बहुत मोटा है और उसे खाने लायक नहीं है। उसने ज़ोंबी से ऊपर वाली लड़की को खाने की भीख मांगी। तभी दरवाजे के पीछे से एक जोरदार आवाज आई और सब कुछ शांत हो गया। वो बेहोश होकर दरवाजे से टकरा गया था। मैंने धक्का देकर अंदर घुसा तो देखा कि एक मोटा चिकना अधेड़ उम्र का आदमी फर्श पर अपने ही पेशाब के गड्ढे में बेहोश पड़ा था। उसके बगल में एक रबर का राक्षस का मुखौटा पड़ा हुआ था। वहां कोई ज़ोंबी नहीं था। ये आदमी लड़की को डराने के लिए दरवाजा खटखटाने का नाटक कर रहा था। मैंने युआन और शिया को उसे देखने के लिए छोड़ दिया और 5वीं मंजिल पर चला गया। जिस लड़की ने दरवाजा खोला उसका नाम सु वॉन्किंग था। उसने नीली और सफेद नौकरानी की वर्दी पहनी हुई थी जिसके कॉलर पर हल्का सा धनुष था और उसके टखनों में सफेद मोजे थे। वो इतनी कमजोर थी कि दरवाजा खोलते ही वो मेरी बाहों में गिर पड़ी। वो मेरी बाहों। उसने मुझसे खाने के लिए भीख मांगी। मैंने अपनी जेब से सीफूड दलिया का एक डिब्बा निकाला और उसे उसकी आंखों के सामने कर दिया। उसने उसे लेने की कोशिश की लेकिन मैंने उसे वापस खींच लिया। मैंने उसे नियम बताए। इस प्रलय में कुछ भी मुफ्त नहीं था। वो काफी देर तक चुपचाप फर्श को देखती रही। फिर वो मेरी पत्नी बनने के लिए तैयार हो गई। मैंने कैन खोला और उसे दे दिया। वो उसे भूखे जानवर की तरह खा गई। एक भी बूंद नहीं छोड़ी। खाते समय सिस्टम ने उसे स्कैन किया। रेटिंग 90। 5 गुना गुणक। मैंने मुस्कुराकर उससे कहा कि उसने सही चुनाव किया है। मैं वॉन्किंग को नीचे चौथी मंजिल पर ले आया जहां युक्यान और शिया उस बेहोश मोटे आदमी को देख रही थीं। जैसे ही तीनों महिलाएं एक ही कमरे में थीं, माहौल बदल गया। युआन ने मेरा हाथ पकड़ा और खुद को मेरी पत्नी बताया। फिर शिया की ओर इशारा करते हुए कहा कि उसे लगता है कि शिया ने 2 गिने हैं। शिया ने ठंडी आंखों से वॉन्किंग को देखा और सपाट आवाज में उसका नाम लिया। और वॉन्किंग ने मेरी तरफ देखा, उन दोनों को देखा और चुपचाप बिना एक शब्द कहे मेरी पीठ के पीछे छिप गए। मेरी पीठ के पीछे छिप गई। मैंने शिया को रसोई से ठंडे पानी का एक बर्तन लाने को कहा। उसने मुझे चिढ़कर देखा लेकिन जैसा कहा गया था वैसा ही किया। जब वो वापस आई तो मैंने फर्श पर लेटे मोटे आदमी की तरफ इशारा किया और उससे कहा कि उस पर पानी छिड़के। पानी उसके चेहरे पर लगा और वो चिल्लाने लगा और जमीन पर पंजे मारने लगा और लाश से विनती करने लगा कि उसे न खाए। जब उसे आखिरकार एहसास हुआ कि हम लाश नहीं हैं, यह उसकी घबराहट गुस्से में बदल गई तो उसने हमारी तरफ इशारा किया और गालियां देते हुए हमें उसके घर से बाहर निकलने को कहा। तभी उसकी नज़र मेरे पीछे खड़े वॉन्किंग पर पड़ी। उसके चेहरे पर एक घृणित मुस्कान थी। उसने कहा कि उसे वो याद है और अब जब वो उसके अपार्टमेंट में आई है तो वो चाहता है कि वो उसके साथ सोए। फिर उसने युआन और शिया की तरफ देखा और उनसे कहा कि उन्हें भी इसमें शामिल होना चाहिए। वो मेरी तरफ मुड़ा और उसके चेहरे पर एक ऐसा भाव था जो पूरी तरह से उकसाने वाला था। मैंने अपना पैर उठाया और उसे इतनी जोर से लात मारी कि वो कमरे में उछलकर फर्श पर जा गिरा। वो गालियां देता हुआ उठा और अपनी रसोई में भाग गया। एक पल बाद वो रसोई के चाकू को पकड़कर वापस आया और गर्व से मुस्कुराते हुए उसे मेरे चेहरे के सामने लहराया। उसने पूछा कि क्या मैं देख सकता हूँ कि उसके हाथ में। मैंने उसे बताया कि ये एक टूटा हुआ रसोई का चाकू है और मेरे पास घर पर बहुत सारे। उसने मुझ पर कई बार वार किया। मैंने अपने पैर हिलाए बिना हाथ पीठ के पीछे रखकर हर वार को चकमा दिया। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास से भ्रम और फिर डर का माहौल था। मैंने अपने स्टोरेज स्पेस से स्टार ब्लेड निकाला। उसकी आंखें उस पर टिकी हुई थीं जो हवा से आया था और उसके पैर जेली जैसे हो गए थे। मैंने ब्लेड को कमरे में फेंक दिया। वो उल्का पिंड की तरह उड़कर उसकी गर्दन के ठीक बगल में दीवार में धंस गया, इतना करीब कि खून की एक पतली रेखा बन गई। रसोई का चाकू उसके हाथ से छूट गया। वो घुटनों के बल बैठ गया और इतनी जोर से झुकने लगा कि उसका माथा फर्श से टकरा गया। मुझे अमर और स्वामी कहते हुए और मुझसे अपनी जान बख्श देने की भीख मांगते हुए। मैंने उससे कहा कि उसकी किस्मत मेरे हाथ में नहीं है। अगर मेरे पीछे खड़ी तीनों महिलाएं उसे माफ कर दें तो शायद मैं उसे जीने दूंगी। वो अपने हाथ और घुटनों के बल रेंगता हुआ उनके पास आया और अपनी भीगी पैंट से फर्श पर 2 गीले निशान खींच रहा था। तीनों औरतें बदबू से पीछे हट गईं। वॉन्किंग ने सबसे पहले बोला और कहा कि वो उसे परेशान करने के लिए कभी माफ नहीं करेगी। युआन ने भी यही कहा। शिया ने कुछ नहीं बोला लेकिन सहमति में सिर हिलाया। उस आदमी का चेहरा सफेद पड़ गया। वो मुड़ा और आखिरी बार विनती करने के लिए मेरे पास आया। मैंने एक बार स्टार ब्लेड घुमाया। वाक्य पूरा होने से पहले ही उसका सिर धड़ से अलग हो गया। मैं लाश के ऊपर से गुजरा, अपनी उंगलियां चटकाईं और उसका शरीर आग की लपटों में घिर गया। उस रात हम युआन के अपार्टमेंट में वापस आ गए। सबके खाने के बाद मैंने अपनी तीनों औरतों को देखा और मेरी नज़र शिया पर पड़ी। उसकी सिस्टम रेटिंग 92 थी, जो मैंने अब तक देखी सबसे ज़्यादा थी, 7 गुना ज़्यादा। मैंने उससे कहा कि मैं उसे गाते हुए सुनना चाहता। उसने कहा कि उसे गाना नहीं आता।
मैंने उससे कहा कि कोई बात नहीं, क्योंकि मैं संगीत का छात्र हूँ और मैं उसे सिखा सकता हूँ। उसके पास मेरे पीछे बेडरूम में आने के अलावा कोई चारा नहीं था। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार। उसने मुझे उकसाया, धमकाया, युआन पर हमला करने की कोशिश की और ऐसा व्यवहार किया जैसे उसके परिवार का नाम उसे अछूत बनाता है। उसकी सारी हताशा पाठ के दौरान बाहर आ गई। अंत में वो रो पड़ी। बाहर लिविंग रूम में युआन और वोंकिंग सोफे पर बैठे सुन रहे थे। वोंकिंग ने पूछा कि क्या मैं हमेशा इतना क्रूर था। युयान ने उसे बताया कि उसे यकीन नहीं है, लेकिन शायद शिया ने मुझे पहले उकसाया था। वोंकिंग ने अपने हाथों को एक साथ दबाया और धीमी आवाज में पूछा कि क्या मैं उसे भी गाने के लिए कहूंगा। युआन ने उससे कहा कि जब तक उसने मुझे नाराज नहीं किया है, मैं शायद इतना कठोर नहीं होऊंगा। जब मैं 3 घंटे बाद बेडरूम से बाहर आया तो सिस्टम में इनाम पहले से ही आ रहे थे। 7 गुना गुणक के बाद 210 सिस्टम पॉइंट। मेरे तीनों मूल आंकड़े सीधे एक रैंक पर पहुंच गए। 7 बिजली के ताबीज जो आसमान से सर्वोच्च बिजली को बुला सकते हैं। एक टियर 1 वाटर एबिलिटी जो मुझे किसी भी नजदीकी जल स्रोत को नियंत्रित करने देती है। और अत्यधिक तीखेपन के साथ 7 विशेष लड़ाकू खंजर। युआन ने मुझसे पूछा कि क्या उसका गाना अच्छा नहीं है। उसकी आंखें थोड़ी गीली थीं। मैंने उसके सिर को सहलाया और कहा कि वो अब तक की सबसे अच्छी गायिका है और मैं उसे थकाना नहीं चाहता। इस बीच शहर के उस पार ली परिवार की हवेली में शिया के पिता ली चोंगेन गुस्से में थे। आवेई और लियू यू यू सुबह लौटे थे और सारी घटना की जानकारी दी थी। ली चोंग ने उन दोनों को पीटा और एक कोठरी में डाल दिया। आहे ने अपने आंगन में 20 हथियारबंद बचे लोगों को इकट्ठा किया और उनसे कहा कि दिन के अंत तक उसकी बेटी और उसके मृत बेटे को ढूंढ कर लाएं। जो भी सफल होगा उसके परिवार को जीवन भर के लिए भोजन मिलेगा। उसका बड़ा बेटा लिहा उसके बगल में खड़ा था, एक घमंडी क्षमता वाला उपयोगकर्ता जो लाश को आसान निशाना मानता था। उसने अपने पिता से चिंता न करने को कहा और शिकार शुरू करने के लिए हवेली से बाहर निकल गया। जाने से पहले मैं सोफे पर बैठा और मेरे पास मौजूद लगभग हर सिस्टम पॉइंट का इस्तेमाल किया। ज़ोंबी वायरस की प्रतिरोधक क्षमता मध्यम स्तर पर थी, जिसमें 5वें से 7वें क्रम के वायरस शामिल थे। सेल्फ माइनस हीलिंग नॉर्मल रिकवरी स्पीड से 100 गुना ज़्यादा हो गई। आग और पानी की क्षमताएं दोनों टियर 3 पर पहुंच गईं, जिसका मतलब था कि अब मैं सीधे हमले के लिए आग और पानी के स्पाइक्स बना सकता था। मैंने अपने स्टोरेज स्पेस को 30 क्यूबिक मीटर तक बढ़ा दिया। अरे जब तक मैंने ख़त्म किया तब तक मैं 1000 से ज़्यादा पॉइंट चला चुका था और नंबर गिरते देखकर मेरी छाती में दर्द होने लगा। लेकिन अगर बाहर किसी बेसिक ज़ॉम्बी से ज़्यादा ताकतवर कोई होता तो मुझे तैयार रहना पड़ता। मैंने शिया और वोंकिंग को एक -1 स्पेशल कॉम्बैट डैगर दिया और उन्हें नियम बताए। किसी के लिए भी दरवाज़ा मत खोलो, किसी पड़ोसी के लिए नहीं, यहाँ तक कि किसी ऐसे व्यक्ति के लिए नहीं जो मुझसे दोस्ती करने का दावा करता हो या मुझसे। अगर मैं नहीं होता तो दरवाज़ा बंद रहता। दोनों ने सिर हिलाया। मैंने हमारे पीछे लोहे का गेट बंद कर दिया और युआन को अपने साथ लेकर निकल पड़ा। हमारी मंजिल जैंगचैंग यूनिवर्सिटी थी, जो शहर का सबसे बड़ा कैंपस है। लगभग 3000 में मुज़म्मीन। जब हम स्कूल के गेट पर पहुंचे और बाहरी दीवार के कोने से सट गए, तब मुझे आखिरकार समझ आया कि सारे गायब हुए ज़ॉम्बी कहाँ चले गए। पूरा खेल का मैदान उनसे भरा हुआ था। सैकड़ों लाशें कंधे से कंधा मिलाकर एक विशाल झुंड में घूम रही थीं। खुले मैदान में धीरे चक्कर लगा रही थीं। मेरे ज़ॉम्बी मॉनिटरिंग मैप में इतने सारे लाल बिंदु चमक रहे थे कि वे एक साथ मिलकर एक ठोस धब्बे में बदल गए। मीलों के दायरे में मौजूद सभी ज़ॉम्बी एक ही जगह पर इकट्ठा हो गए थे। मेरे पीछे युआन के पैर कांप रहे थे। उसने दोनों मुट्ठियों से मेरी शर्ट पकड़ी और फुसफुसाया कि इतने सारे ज़ॉम्बी के सामने हम कुछ नहीं कर सकते। मैंने उससे कहा कि मैं फिर भी कोशिश करना चाहता। तो उसने मुझसे इस बारे में भूल जाने की विनती की, लेकिन मैंने अपना मन बना लिया था। मैंने स्कूल की दीवार के पार एक खुली इमारत की ओर इशारा किया और उसे अंदर छिपकर मेरा इंतजार करने को कहा। ऐसा लग रहा था कि वो रोना चाहती थी, लेकिन उसने सिर हिलाया और चुपचाप चली गई। जब वो सुरक्षित हो गई तो मैं सुरक्षा कार्यालय के मुख्य द्वार के चारों चक्कर लगाता रहा। दरवाज़ा कई दिन पहले ही भीड़ द्वारा तोड़ दिया गया था। मैं चुपचाप कैंपस में घुस गया। खेल के मैदान के किनारे खड़े सदियों पुराने पेड़ों के पीछे छिपकर मैंने सबसे ऊंचा पेड़ उठाया, अपने हाथों पर थूका, तने को पकड़ा और बंदर की तरह ऊपर चढ़ गया। 5 मीटर ऊपर मुझे एक मोटी ढाल मिली। मैं बैठ गया और नीचे लाशों के समुद्र को देखने लगा। मैंने खुद को छोड़ दिया। मेरे बगल में एक के बाद एक आग के गोले दिखाई दिए जो मेरे सिर के चारों ओर हवा में तैर रहे थे। एक ही विचार के साथ मैंने उन्हें चिल्लाते हुए नीचे झुंड में भेज दिया। वे जिस भी लाश से टकराते वह आग में जल जाती। खेल के मैदान में चटकने की आवाजें गूंज उठीं। आसमान में काला धुआं छा गया। जले हुए सड़े और झुलसे बालों की गंध हवा में भर गई। मैं फायरिंग करता रहा और आग के गोले बनते गए और लाशें जलती रहीं और लाशें गिर गईं। जो अभी भी खड़ा था वो मेरे पेड़ की ओर बढ़ा, लेकिन मुझ तक नहीं पहुंच सका। मैं अपनी डाल पर आगे झुक गया। नीचे लाशों की भीड़ को तने पर पंजा मारते देखा
और उन्हें बीच वाली उंगली दिखाई। 150 लाशों को मारने के बाद मुझे अचानक लगा कि मेरा शरीर कमज़ोर हो गया है। मेरी भुजाएं भारी हो गईं और मेरी दृष्टि धुंधली हो गई। सिस्टम ने बताया कि क्षमताओं को सक्रिय करने के लिए रक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और आपकी रक्त ऊर्जा जितनी अधिक मजबूत होगी आप उतनी ही देर तक लड़ सकते हैं। मैंने खुद को बिना जाने ही पूरी तरह से खाली कर लिया था। मैंने रैपिड रिकवरी सीरम निकाला, अपनी हथेली पे 1 मिली टपकाया और महसूस किया कि ये तुरंत मेरी त्वचा में समा गया। मेरे शरीर में फिर से ताकत आ गई, मेरी दृष्टि ठीक हो गई। मैं दूसरे दौर के लिए तैयार था। लेकिन तभी स्कूल के मैदान के अंदर कहीं से एक दहाड़ सुनाई दी। ये इतनी जोरदार थी कि मेरे पेट की पत्तियां हिल गईं। मैंने आवाज की ओर देखा और देखा कि एक लंबा व्यक्ति मेरी दिशा में धीरे माइनस धीरे चल रहा है। पहले तो मैं समझ नहीं पाया कि वो क्या है, और वो बहुत बड़ा था सामान्य लाश से 3 या 4 गुना बड़ा। खेल के मैदान में मौजूद हर लाश ने उसके लिए रास्ता बनाया। उनमें से किसी की भी पास आने की हिम्मत नहीं हुई। मेरे पेट तक पहुंचने में उसे 3 मिनट लगे। तब तक मैं उसे साफ देख सकता था और मेरा पेट गिर गया। एक 4 मीटर लंबा लाश जिसकी मांसपेशियां इतनी सूजी हुई थीं कि वे उसकी सड़ती त्वचा को चीर रही थीं। उसकी आंखें लाल चमक से जल रही थीं। सिस्टम अलार्म मेरे दिमाग में पहली बार बजा। चेतावनी, 50 मीटर के अंदर हाई लेवल ज़ॉम्बी का पता चला है। मैंने नक्शा देखा और मुट्ठी के आकार का एक लाल बिंदु देखा। उसके बगल में लाल अक्षरों में लिखा था, बुद्धि के साथ 5वां ऑर्डर लेट स्टेज। मैं तीसरे ऑर्डर मिड माइनस स्टेज पे था। ये चीज़ मुझसे 2 पूरे रैंक ऊपर थी। विशाल ज़ॉम्बी मेरे पेड़ के नीचे रुक गया, मेरी तरफ देखा और धीरे से अपना दाहिना हाथ उठाया। एक मोटी सड़ी हुई उंगली ऊपर की ओर बढ़ी। वो मुझे बीच वाली उंगली दिखा रहा था। उसका सड़ा हुआ चेहरा किसी ऐसी चीज में बदल गया जो बिल्कुल मुस्कुराहट की तरह दिख रहा था। आस माइनस पास मौजूद सभी ज़ॉम्बी भाग गए थे। सिर्फ मैं और ये राक्षस रह गए थे। उसने दोनों मुट्ठियों से पेड़ पर वार करना शुरू कर दिया। हर वार के साथ तना टूटता और हिलता। उसके टूटने से पहले ही मैं नीचे कूद गया, स्टार ब्लेड निकाला और हमला किया। मेरा ब्लेड उसकी जांघ से टकराया और हर तरफ चिंगारियां उड़ने लगी। जैसे ही मैंने वार किया, उसकी त्वचा पर एक मोटी चट्टान की ढाल बन गई। ढाल टूट गई लेकिन तुरंत फिर से बन गई और मेरे ब्लेड को जकड़ लिया। जैसे ही एक बड़ा मुक्का मेरे चेहरे पर आया, मैंने उससे मुक्त कर दिया। मैंने ब्लेड के सपाट हिस्से से उसे रोका और उसके प्रहार से मैं मिट्टी पर पीछे की ओर फिसल गया। मैं हार गया था और मुझे पता था। ओहो, मैं अपने भंडार में पहुंचा और एक अजीबोगरीब पैटर्न वाला बिजली का ताबीज निकाला। मैंने अपनी उंगली काट ली, कागज पर खून टपकाया और उसे आसमान में फेंक दिया। हमारे ऊपर काले बादल छा गए। काले आसमान में बिजली कड़क रही थी। मेरी आंखों में बिजली के बोल्ट दिखाई दिए और मेरी उंगलियों के चारों ओर घूम रहे थे। मैंने उस विशालकाय ज़ॉम्बी की ओर 2 उंगलियां उठाईं।